जय हिंद। आज का सेशन हम गुलाम वंश से शुरू करेंगे। किससे? गुलाम वंश। गुलाम वंश में हमने एंट्री करवा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कहाँ से आया था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। इससे प्रीवियस सेशन जो था वहां पर हमने गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा था। तो मोहम्मद गौरी ने इतना हिस्सा अपने अंडर में कर लिया था। इतना हिस्सा अपने अंडर में करने के बाद गौरी यहाँ से जा चुका था, लेकिन गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो गुलाम वंश क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये गौरी का गुलाम था। इसने दहेज में जितना इंडिया में उसने गौरी ने जीता था वो सारा हिस्सा इसने अपने अंडर में कर लिया था। क्लियर है ना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सारा हिस्सा अपने अंडर में ले लिया था। क्यों ले लिया था? क्योंकि जो गौरी की बेटी थी उसका विवाह हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो आज हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है। तो यहां से हमारा गुलाम वंश शुरू हो जाता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा इंसान था? देखो, ये बहुत दानवीर था। ये क्या था? दानवीर था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हातिम कहा जाता है। जो बहुत दान दक्षिणा देता है उसको क्या कहा जाता है? हातिम कहा जाता है। दूसरी बात, ये लाखों में दान करता था, तो इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किससे? लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खान क्या कहा जाता था? कुरान खान, या फिर कुरान बख्श कहा जाता था। ठीक है, कुरान बख्श, कुरान बख्श। तो हातिम कहा जाता था क्योंकि ये दान दक्षिणा बहुत करता था, लाखों में दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुरान याद था इसलिए इसे कुरान बख्श कहा जाता था। अब अगर भाई तुम इतने ही दानवीर हो तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था उसको हटा देते ना, लेकिन नहीं, इसने जजिया कर को समाप्त नहीं किया था। ठीक है। तो दान करता था इसलिए हातिम कहते थे, लाखों में दान करता था इसलिए लाख बख्श कहते थे, कुरान याद था इसलिए इसे कुरान बख्श कहते थे। चौथी बात, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने अजमेर में। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? लाहौर। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी इसकी लाहौर। लाहौर। इसे चौगाना खेलने का बहुत शौक था। गेम कौन सा खेलता था? चौगाना। चौगाना कौन सा गेम होता है जिसमें घोड़े के ऊपर खिलाड़ी रह के एक स्टिक से बॉल को मारते हैं। ठीक है। चौगाना खेलने का इसे बहुत शौक था, और इसी चौगाना खेलते खेलते एक दिन ये चौगाना खेल रहा था। कहाँ पर? लाहौर में। चौगाना खेल रहा था लाहौर में, और लाहौर में चौगाना खेलते हुए इसकी हो गई मृत्यु। तो इसका मकबरा भी कहाँ पर है? लाहौर में। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, इसके एक सेनापति का नाम और इसके एक गुरु का नाम, दोनों मिक्स हैं, एक जैसे नाम है। आठवीं बात, इसके गुरु का नाम क्या था? इसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, ये आपको याद रखना है, बख्तियार काकी। इसी की याद में इसने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। तो याद रखना, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। ठीक है, लेकिन ये इसको पूरा नहीं कर पाया, पूरा होने से पहले ही मर गया था। नंबर 9, इसके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसने क्या काम किया था? इसने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय क्या करा था? इसने पूरी तरीके से जला दिया था। ठीक है। और 10वीं बात क्या है? इसने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक है, इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसने खिलत नहीं लिया था। अब खिलत क्या होता है? खिलत होता है कि सुल्तान बनने से पहले या फिर किसी राजा बनने से पहले आपको खलीफा से एक डिग्री लेनी पड़ती है। वो डिग्री इस बात का प्रमाण होती है कि आप राजा बन चुके हो। तो इसने डिग्री नहीं ली थी। डिग्री कौन देता था? एक धार्मिक गुरु देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। ठीक है ना? अब एक बात समझो आप यहाँ पर, ये कौन था? गौरी का गुलाम था। देखो, गौरी जो था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। गौरी और मोहम्मद तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गौरी के 3 गुलाम थे। गौरी के कितने गुलाम थे? 3। सबसे पहला तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। एक था मालदोज। एक कौन था? मालदोज। और एक का नाम था कुबाजा। कुबाजा जो था वो योग्य नहीं था। तो जब इसकी मृत्यु हो गई चौगाना खेलते हुए, तो अब शासन किसे लेना चाहिए? मालदोस को लेना चाहिए, है ना?
क्योंकि गौरी का पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा मालदोस, तो शासन किसको लेना चाहिए? मालदोस को लेना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो जैसे ही ये मरा, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश बैठ गया। इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुलाम का गुलाम क्या बनता जा रहा है? शासक बनता चला जा रहा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर किसने शासन संभाल लिया? इल्तुतमिश ने शासन को संभाल लिया। तो फटाफट से एक बार हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दानवीर था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? हातिम कहा जाता था। इसे कुरान अच्छी तरह याद था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? हाफिज कहा जाता था, या फिर कुरान बख्श कहा जाता था। ये लाखों में दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। इसके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी, जिसकी याद में इसने कुतुब मीनार बनवाई थी। इसके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? जला दिया था। ठीक है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पर? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया इसने? अजमेर में। दिल्ली में इसने किसका निर्माण करवाया? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद? दिल्ली में। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे चौगाना खेलने का बहुत शौक था। चौगाना एक तरीके का गेम होता है। ठीक है। चौगाना खेल रहा था लाहौर में और ये मर गया गेम खेलते खेलते। इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। अब ये लाहौर में मरा है, तो इसका मकबरा भी कहाँ पर है? लाहौर में। मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है ना? इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इसने उपाधि नहीं ली थी, इसने खिलत नहीं लिया था। ठीक। अब गद्दी पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ठीक। तो यहां से सिलसिला चालू होगा इल्तुतमिश के बारे में। क्लियर है? अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था भाई? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार गुलाम के गुलाम आपस में शासन करते हुए जा रहे हैं। तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन कब से चलेगा भाई? 1211 से लेकर के 1236 तक इसका शासन चलेगा इल्तुतमिश का। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासन पर था, उस समय जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का सूबेदार था। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार। सूबेदार। बदायूं का है भाई? बदायूं यूपी में। ये बदायूं का था? सूबेदार था। ठीक है ना? इसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? दिल्ली। इसने अपनी राजधानी कहाँ बदली? दिल्ली। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहली बार राजधानी अपनी दिल्ली लाया था? तो इल्तुतमिश लेकर आया था। इसने मुद्राएं चालू करी। क्या चालू करी? मुद्राएं। चांदी की मुद्रा। चांदी की मुद्रा को कहते थे टाका। क्या कहते थे? टाका। और तांबे की मुद्रा। और तांबे की मुद्रा को क्या कहते थे? जीतल। तो इसने मुद्राएं चालू करी। तो मुद्रा चालू करने वाला कौन था भाई? दिल्ली का पहला शासन इल्तुतमिश। चांदी को टाका और तांबे को जीतल। देखो जी, अब यहां पर एक बात समझो। इसका तराइन के मैदान में तीसरा युद्ध हुआ। तराइन के मैदान में पहले भी 2 युद्ध हो चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। चौथा युद्ध इसका हुआ तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। अब वो युद्ध क्यों हुआ? मैदान में क्या हुआ? युद्ध। किसके बीच हुआ? एक तो इल्तुतमिश के, और एक मालदोज। मालदोज कौन था भाई? गौरी का गुलाम। अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक में पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद राजा किसको बनना चाहिए था? मालदोज को बनना चाहिए था। तो मालदोज भड़क गया, लेकिन इल्तुतमिश को यह बात पहले से पता थी कि जैसे ही मैं राजा बनूंगा मालदोज मेरे पे हमला करेगा ही करेगा। तो ये पहले से ही सतर्क था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में मालदोज को क्या कर दिया था? पूरी तरीके से हरा दिया था। हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि? सुल्तान की उपाधि इसने धारण करी। इसने खिलत भी लिया। इसने क्या लिया? इसने खिलहत भी लिया। खिलत क्या होता था? एक डिग्री होती थी। ठीक है। अब जब इसका शासन चल रहा था इल्तुतमिश का, उस समय क्या बवाल हुआ? देखो, मैप से समझते हैं इस चीज को। दिल्ली में शासन कौन कर रहा था भाई? इल्तुतमिश कर रहा था। कौन कर रहा था? इल्तुतमिश। और यहां से चंगेज खान। कौन? चंगेज खान। चंगेज खान। उस समय अगर कोई सबसे क्रूर शासक था तो वो चंगेज खान ही था। चंगेज खान की जो सेना थी वो इतनी ज्यादा क्रूर थी कि वो गर्दन को धड़ से अलग करने के बाद अपने भाले में फंसा लेती थी, और जितने भालों में जितनी ज्यादा गर्दनें होती थी उसको उतना ही इनाम दिया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे? किसी गर्भवती महिला के बाद सर पहले धड़ से अलग किया, उसके बाद पेट फाड़ के उसमें से बच्चा निकाल के उसको भी धड़ से अलग करके भाले में फंसा लेते थे। तो इसकी सेना इतनी क्रूर थी।
तो इसी क्रूरता के कारण यहाँ से एक बंदा भागा 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 दिल्ली पर आया। कहाँ आया? दिल्ली में आया। क्या नाम था उसका? जियाउद्दीन मांग बरनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। कौन आया? जियाउद्दीन मांग बरनी। अब समझो, तो 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा? जियाउद्दीन मांग बरनी। जियाउद्दीन मांग बरनी, मांग बरनी। ये इल्तुतमिश के दरबार में आया भागा भागा कि मुझे बचाओ। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या करा? इसको नहलाया धुलाया, खाना वाना खिलाया अपने साथ बिठाकर। तो जब इल्तुतमिश ने ये बात पूछी कि तुम क्यों भाग रहे हो, तब इसने बताया कि चंगेज खान पड़ा हुआ है मेरे पीछे। और उस समय ये बात सबको पता थी कि अगर चंगेज खान दिल्ली में आ जाता तो दिल्ली में आतंक मचा देता। तो इल्तुतमिश ने इसको वापस किसको सौंप दिया? चंगेज खान को सौंप दिया। ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने देखो तराइन का युद्ध भी लड़ा, सुल्तान की उपाधि भी धारण की, और यहाँ पर इसने अपना दिमाग भी चलाया। क्योंकि अगर ये जियाउद्दीन मांग बरनी को वापस नहीं करता तो चंगेज खान सीधा दिल्ली पर आकर आक्रमण कर देता। ठीक है। 8वां, इसने चालीसा दल बनाया था। क्या? चालीसा दल। चालीसा दल बनाया था इसने। इसमें क्या होता था कि 40 लोग होते थे जिससे ये पूछ पाछ कर कोई काम करता था। और ये क्या होते थे? ये तुर्क सरदार होते थे। क्या होते थे? तुर्क सरदार। इन चालीसा दल में कौन होते थे? तुर्क सरदार होते थे। ठीक है, ये एक टाइप का मंत्रिमंडल था। ये क्या था? एक टाइप का मंत्रिमंडल था जिसकी सलाह पर ये काम करता था। इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। इसकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान। बेटी का नाम रजिया सुल्तान। ठीक है, तो इसने पहले ही ये बात की घोषणा कर दी थी कि मेरी जो उत्तराधिकारी होगी, इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी होगी वो कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी। ठीक है, क्योंकि इसका एक बेटा भी था, वो लायक नहीं था, तो इसने पहले ये बात की घोषणा कर दी थी कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? रजिया सुल्तान बनेगी। ठीक है, ये बात ये लिखकर पहले जा चुका था। इसका जो बेटा था, बेटे का नाम था, बेटे से कुछ पूछेगा नहीं, बेटे का नाम था रुकनुद्दीन। कौन था? रुकनुद्दीन। बेटे का नाम रुकनुद्दीन। बेटे का नाम रुकनुद्दीन। लेकिन हुआ क्या? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद जो शासक जो बना, वो शासक बना रुकनुद्दीन। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्त्रियों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। इन 40 तुर्क सरदारों ने उस समय शासक किसको बना दिया? रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। अब हुआ क्या सीन? इल्तुतमिश जब राजा था उस टाइम पर इल्तुतमिश ने कहा था कि जिसको भी न्याय नहीं मिलेगा वो फ्राइडे के दिन मस्जिद के बाहर लाल वस्त्र पहनकर खड़ा हो जाएगा। लाल वस्त्र पहनकर खड़ा हो जाएगा, और लोग जब उसको लाल वस्त्र में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको न्याय चाहिए। तो रजिया सुल्तान ने भी यही काम किया। फ्राइडे के दिन लाल वस्त्र पहनकर वो मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। ठीक है, और लोगों ने जब देखा कि भाई ये लाल वस्त्र पहन के खड़ी हुई है, इसका मतलब इसको न्याय चाहिए। तो रजिया सुल्तान ने दिखाया कि देखो, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो उस समय ये बात लिख कर गए थे कि मेरे मरने के बाद शासक जो बनेगा वो रजिया सुल्तान बनेगी। तो अब लोगों का भाई दबदबा था उस समय, तो यहाँ पर शासक कौन बन गया? रजिया सुल्तान। कौन बन गया भाई? रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक का नाम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान 40 तुर्क सरदारों को वैल्यू ही नहीं देती थी, और ना ही 40 तुर्क सरदार इसको अच्छा मानते थे। ठीक है ना। अब हुआ, इल्तुतमिश का शासन था ना, तो इसने सैलरी के बदले जमीन देने की व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसको कहा जाता था इक्ता व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता व्यवस्था सैलरी के बदले जमीन देने की प्रथा थी। तो इल्तुतमिश के समय पर इक्ता व्यवस्था चालू थी। तो देखो, जो 40 तुर्क सरदार थे, वो 40 तुर्क सरदार ना तो रजिया सुल्तान को पसंद करते थे, और ना ही रजिया सुल्तान उन 40 तुर्क सरदारों को पसंद करती थी। लेकिन जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान दिल्ली का एक इक्तादार था, मलिक याकूद। यहाँ पर अपनी दिल्ली है, मैप को बड़ा कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर है अपनी दिल्ली, ये है दिल्ली। यहाँ पर था मलिक याकूद। तो जो रजिया सुल्तान थी, वो रजिया सुल्तान इस मलिक याकूद की बात बहुत सुनती थी। रजिया सुल्तान आई यहाँ पर मलिक याकूद के पास। उस समय ये जो पंजाब का इलाका दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता था तबर हिंद। क्या कहा जाता था? तबर हिंद। ये पंजाब है, इसको कहा जाता था तबर हिंद। अब यहाँ पंजाब का जो शासन था वो चला रहा था उस समय मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया।
जब रजिया सुल्तान शासक बनी तो मलिक अल्तुनिया ने कहा, भाई हम किसी महिला को शासक नहीं मानते हैं, ये पंजाब स्वतंत्र है, ठीक है, हम किसी रजिया वजिया की बात को नहीं मानेंगे। ये मलिक अल्तुनिया का स्टेटमेंट था कि भाई पंजाब बिल्कुल अलग है, हम अपनी तरीके से शासन करेंगे, ये इलाका पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो रजिया सुल्तान ने कहा, भाई ऐसे कैसे स्वतंत्र है? तो इसने क्या करा, यहाँ पर आक्रमण की बात कही। तो जो 40 तुर्क सरदार थे वो तो चाहते ही थे भाई आक्रमण हो जाए और रजिया खत्म हो जाए, ठीक। तो 40 तुर्क सरदारों ने भी बोल दिया, हाँ आक्रमण कर दो। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में उस समय कौन इक़्तिदार था? मलिक याकूद। मलिक याकूद ने भी बोल दिया, भाई आक्रमण कर दो। तो रजिया सुल्तान ने यहाँ पर तबर हिंद में करवा दिया आक्रमण। तो स्टार्टिंग के टाइम पर रजिया जीतने लगी, लेकिन युद्ध लंबा चला। उसके बाद मलिक अल्तुनिया रजिया पर भारी पड़ने लग गया। उसने देख लिया रजिया सुल्तान ने कि मैं ये युद्ध हारूंगी, तो इसने मलिक याकूद के साथ बात करी और इससे कर लिया विवाह, ठीक। तो जो रजिया सुल्तान थी, कौन? रजिया सुल्तान, इसका विवाह किसके साथ हो गया भाई? मलिक अल्तुनिया के। अब भाई जो 40 तुर्क सरदार थे वो ना तो मलिक अल्तुनिया को अच्छा मानते थे, ना रजिया सुल्तान को अच्छा मानते थे, और ना ही यहाँ पर दिल्ली में इक़्तिदार कौन था? मलिक याकूद। कौन? मलिक याकूद, इसको भी अच्छा नहीं मानते थे। तो जब इन्होंने शादी कर ली यहाँ पर, तो 40 दल वालों ने हल्ला मचा दिया कि यहाँ से डकैती, यहाँ से पूरा जो माल है, सोना वोना, ये सब ये जा रहा है। कैथल के पास एक हरियाणा जगह, यहाँ से क्या हो रहा है, सारा माल वाल जा रहा है। तो यहाँ पर डाकू वाकू थे उस समय पर, तो डाकू लोगों ने यहाँ पर हमला करवा दिया। अब डाकू लोगों को क्या पता यहाँ पर कौन है, राजा है, कौन है, क्या है। उन्होंने यहाँ पर सबको मार दिया। मारने के बाद पता चला, ओहो, इन्होंने तो भैया रजिया सुल्तान को ही मार दिया, मलिक अल्तुनिया को मार दिया। अब यहाँ पे बवाल बच गया। क्यों? क्योंकि अब राजा ही खत्म। तो अब पूरी की पूरी राजा बनाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई थी? 40 तुर्क सरदारों के हाथ में, ठीक। अब 40 तुर्क सरदारों के हाथ में पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी कि भाई ये राजा किसी को भी बना सकते थे, और हुआ भी यही। इन्होंने ऐसे खत्म आदमी को राजा बनाया जिसको शासन करना ही नहीं आता था। बहराम शाह को, किसको? बहराम शाह को बना दिया। ये बहुत बड़ा पागल था, इसको कोई शासन वासन करना नहीं आता था, इसके बारे में पढ़ना भी बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। उसके बाद बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह कैसा था? ये एक मितव्ययी था, बहुत कम खर्चा करता था ये। इसने क्या करा, सबसे अच्छा काम, बलबन को चालीसा दल में शामिल करवा दिया। इसने बलबन को क्या करवाया? इसने बलबन को चालीसा दल में शामिल करवा दिया, और बलबन के चालीसा दल में आते ही इसने चालीसा दल के प्रभाव को कम कर दिया। इसलिए इसे उपाधि मिली उलुग खान की। किसकी? उलुग खान। इसे काय की उपाधि मिली? उलुग खान की उपाधि मिली। क्यों मिली? क्योंकि इसने चालीसा दल के प्रभाव को कम कर दिया था। अब नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु के बाद बलबन बैठ गया गद्दी पर। नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हो गई तो गद्दी पर कौन बैठ गया? बलबन। तो फटाफट से इस चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। तो गुलाम वंश कहाँ से चालू हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। ये दान करता था इसलिए इसको हातिम कहा जाता था, लाखों में दान करता था इसलिए लाख बख्श कहा जाता था, कुरान याद था इसलिए इसे कुरान बख्श कहा जाता था। ढाई दिन का इसने झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। इसे चौगाना खेलने का बहुत शौक था। चौगाना खेलते खेलते लाहौर में एक दिन मर गया, तो इसका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। इसके गुरु का नाम बख्तियार काकी और इसके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी। बख्तियार काकी के लिए इसने क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी, और बख्तियार खिलजी ने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। इसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम। इसने क्या करा था? जो बची कुची कुतुब मीनार की दीवारें थी ना, वो इल्तुतमिश ने पूरी करवा दी थी, ठीक है। अब इल्तुतमिश गद्दी में बैठने से पहले कहाँ था? बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। बदायूं का सूबेदार था। ये अपनी राजधानी कहाँ लेकर आ गया था? दिल्ली लेकर आ गया था। इसने मुद्राएं चालू करी थी। चांदी की मुद्रा को टाका और तांबे की मुद्रा को जीतल कहते थे। इसने सैलरी के बदले जमीन देने की व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसको इक्ता व्यवस्था कहा जाता था।
तराइन का यहाँ पर तीसरा युद्ध देखने को मिला था इल्तुतमिश और मालदोस के बीच। ठीक है, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध कहाँ हो चुका था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने खिलत भी लिया। इसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। इसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर नहीं बैठी थी, ठीक है ना, याद रखना। इसकी मृत्यु के बाद ये बोल के गया था कि रजिया सुल्तान राजा बनेगी, लेकिन गद्दी पर कौन बैठ गया था? रुकनुद्दीन। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के फ्राइडे के दिन मस्जिद के बाहर आ गई थी, तो लोगों की वजह से रजिया सुल्तान शासक बन गई थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक का नाम कौन था? रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके टाइम पर जियाउद्दीन मांग बरनी कहाँ आ गया था? दिल्ली आ गया था। किसकी डर से आ गया था? चंगेज खान की वजह से। इसने उसको वापस करवा दिया था, चंगेज खान को। इसके यहाँ चालीसा दल रहता था। इस चालीसा दल में कौन होते थे? तुर्क सरदार होते थे, जो एक तरह का क्या था? मंत्री मंडल था। ठीक है, रजिया सुल्तान ना तो चालीसा दल की बात सुनती थी और ना ही चालीसा दल रजिया सुल्तान की बात सुनते थे। उस समय दिल्ली का एक इक्तादार था, उसका नाम क्या था? मलिक याकूत। तो रजिया सुल्तान जितने भी निर्णय लेती थी वो किससे लेती थी? मलिक याकूत से लेती थी। क्लियर है? किससे लेती थी? मलिक याकूत से लेती थी। उस समय पंजाब को क्या कहा जाता था? तबर हिंद। इस तबर हिंद में मलिक या अल्तुनिया शासन कर रहा था। मलिक अल्तुनिया ने यह बात बोल दी थी कि भाई हम रजिया सुल्तान को शासक नहीं मानते हैं, पंजाब अब से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हमला करवा दिया गया। तो चालीसा दल ने क्या बोल दिया था कि यहाँ से बहुत मालवाल जा रहा है, बहुत सोना चांदी जा रहा है। तो यहाँ पर डाकुओं ने हमला कर दिया। यहाँ पे रजिया सुल्तान भी खत्म, मलिक अल्तुनिया भी खत्म, मलिक याकूत भी खत्म। ठीक है, तो 40 तुर्क सरदारों ने किसको राजा बना दिया था? बहराम शाह को। बहराम शाह बिल्कुल बकलोल था, इसे शासन वासन करना नहीं आता था। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? नसीरुद्दीन शाह। गद्दी पर कौन बैठा इसके बाद? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ने क्या करा? बलबन को चालीसा दल के अंदर ले आया और बलबन चालीसा दल का प्रभाव कम होने लग गया। इसलिए नसीरुद्दीन शाह ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? उलुग खान की उपाधि दी। ठीक है, किसकी उपाधि दी? उलुग खान की उपाधि दी। अब देखो, बलबन के आते ही चालीसा दल का प्रभाव कम हो गया। अब नसीरुद्दीन शाह की जब मृत्यु हो गई तो गद्दी पर बलबन बैठ गया। कौन बैठ गया? बलबन। बलबन जो था ये ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? ईरान का रहने वाला था ये बलबन। ठीक है, इसने आते ही सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त करा। इसने आते ही क्या काम किया? पहले चालीसा दल को समाप्त किया। ये एक योग्य शासक था। ये क्या था? एक योग्य शासक था। ये बात याद रखना, ये क्या था? एक योग्यता, ये योग्य शासक था। इसने अपने नाम का सजदा करवाया। क्या करवाया? सजदा। देखो, इस्लामिक पद्धति में सजदा तुम केवल खुदा के सामने कर सकते हो। इसने अपना ही सजदा करवाना शुरू कर दिया था। ठीक, इसने पैबोस पद्धति चालू करी। कौन सी? पैबोस पद्धति। इसने पैबोस पद्धति चालू कर दी थी। ईरान में एक त्योहार मनाया जाता है नौरोज। कौन सा? नौरोज। बलबन ईरान का था तो इसने नौरोज त्योहार बनाना भी शुरू कर दिया था। अब इसने सबसे खतरनाक काम किया, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किसकी? रक्त एवं लौह नीति। कि भैया राजा ने जो बोल दिया वही सही है, राजा के खिलाफ जो उठेगा उसकी गर्दन हम उड़वा देंगे। तो रक्त एवं लौह की नीति लगाने वाला कौन? बलबन। रक्त एवं लौह की नीति लगाने वाला कौन? बलबन। ये बोलता था हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। क्या बोलता था? हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, अपने नाम का सजदा करवा दिया, पैबोस पद्धति ले आया, नौरोज त्योहार बनाया, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, ईश्वर के प्रतिनिधि बोलता था खुद को। इसने पूरी तरीके से राजत्व सिद्धांत को अपना लिया था। किसको? राजत्व सिद्धांत। की मतलब राजा ने जो बोल दिया वही सही है और कोई भी सही नहीं है। ठीक, तो बलबन का केवल इतना ही है। बलबन को उपाधि कौन सी मिली थी? उलुग खान की। किसने दी थी? नसीरुद्दीन शाह ने। ये कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। आते ही इसने सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त कर दिया। इसने अपने नाम का सजदा करवाया, पैबोस पद्धति लाया, नौरोज त्योहार बनाया, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया, ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था खुद को, ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था खुद को, राजत्व सिद्धांत को अपनाया। इसको टपका दिया जलाउद्दीन खिलजी ने। इसको किसने टपका दिया? जलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन खिलजी। अब आप ही बताओ, जलाउद्दीन खिलजी ने इसको टपकाया तो अब अगला शासन कौन बनेगा? जलाउद्दीन। तो यहां से स्टार्ट होगा खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो गुलाम वंश में कौन कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मरने के बाद राजा कौन बना? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन बना राजा भाई? सॉरी, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन,
रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद कौन बना? बहराम शाह, बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन के बाद बलबन, और बलबन को यहाँ पर मार दिया जलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे खिलजी वंश। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।